आम तौर पर ना जब भी किसी मेडिकल डायग्नोसिस या किसी चिकित्सा निदान की बात होती है तो हम सब वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, मतलब एक स्पष्ट जवाब चाहिए होता है। हाँ, एग्जैक्टली ये लगभग इंजीनियरिंग की तरह काम करता है। मतलब मान लीजिए अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लकीर एकदम साफ दिख जाती है। हाँ, और डॉक्टर सीधा उस लकीर की तरफ इशारा करके साफ साफ बता सकता है कि भाई समस्या ठीक इसी जगह पर है। सही बात है। और इंसानी दिमाग को ना ये स्पष्टता बहुत सुकून देती है। मतलब चीज़ों को एकदम ब्लैक एंड वाइट में देखना, उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना, ये हमारे लिए हमेशा से आसान रहा है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम कानून की बात करते हैं। बिल्कुल। जैसे ही हम सत्ता, नागरिकों के अधिकार और इस कानूनी दुनिया में कदम रखते हैं, अचानक से वो जो हमारी एक्सरे मशीन है ना, वो काम करना बंद कर देती है। सच कहूं तो वहां हमें एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य का सामना करना पड़ता है जो काफी धुंधला है। राइट, मतलब ये तय करना बेहद पेचीदा हो जाता है कि राज्य या सरकार ने कब अपनी हद पार कर दी और कब एक आम नागरिक के अधिकार का हनन शुरू हो गया। देखिए, इसी स्थिति को ना कानूनी दुनिया का निदानात्मक धुंधलापन या कहें तो डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कहा जा सकता है। मडी वाटर्स, हाँ। मतलब सत्ता की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं और नागरिक की आजादी कहाँ से शुरू होती है, इसके बीच कभी भी एक सीधी लकीर नहीं खींची जा सकती। ये हमेशा से एक ग्रे एरिया रहा है। हमेशा से, और यही इस विषय को इतना दिलचस्प बनाता है। तो चलिए आज इस गहन चर्चा में इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सुनने वालों के लिए और खासकर जो विधि के छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, आज का हमारा मिशन इसी धुंधलेपन को साफ करने का है। बिल्कुल। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौजूद मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उनके जटिल कानूनी पहलुओं को डिकोड कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फैले हुए हैं। सही कहा। और ये अधिकार ना सिर्फ कानून के पन्नों पर दर्ज कुछ नियम नहीं है, इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मतलब सदियों तक जो लोग प्रजा बनकर रहे, उन्हें रातों रात नागरिक का दर्जा दे देना, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन मौलिक अधिकारों की प्रकृति को कानूनी दर्शन में मुख्य रूप से नकारात्मक या नेगेटिव माना जाता है। नकारात्मक? लेकिन आम बोलचाल में तो नकारात्मक शब्द सुनते ही किसी बुरी चीज का एहसास होता है ना? हाँ, आम जिंदगी में ऐसा ही है, लेकिन विधि के क्षेत्र में इस कानूनी ढांचे के भीतर इस नकारात्मक का अर्थ नागरिकों के लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। अच्छा, इस नकारात्मक प्रतिबंध वाले विचार को अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो यह एक बेहद ताकतवर मशीन पर लगाम कसने जैसा है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। मतलब राज्य के पास पुलिस है, सेना है, अथाह संसाधन है, ऐसे में ये जो अधिकार हैं उस विशाल मशीनरी के लिए नेगेटिव कंस्ट्रेंट का काम करते हैं। हाँ, ये सीधे तौर पर राज्य को कुछ काम करने से रोकते हैं। राइट। ये एक तरह का आदेश है कि सरकार किसी नागरिक के इस विशेष दायरे में घुसपैठ नहीं कर सकती। अगर इस बात को थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो ये अधिकार एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। जब भी राज्य उस रेखा को पार करने की कोशिश करता है तो संविधान का ये हिस्सा उसे वापस धकेल देता है। सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो इन अधिकारों के सामने बौनी हो जाती है। तो अगर राज्य के पास इतनी शक्ति है और उस पर लगाम लगाना इतना जरूरी है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये राज्य आखिर है कौन? और कानूनी खजाने का जो पहला पन्ना है, यानी हमारा अनुच्छेद 12, वो इसी को परिभाषित करता है। बिल्कुल। आम समझ में तो राज्य या स्टेट शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में संसद, विधानसभा या मंत्रिमंडलों की तस्वीर उभरती है। हाँ, आम नागरिक तो यही सोचता है। लेकिन कानूनी नजरिए से अनुच्छेद 12 में जो राज्य का दायरा है वो आश्चर्यजनक रूप से विशाल है। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति को सिर्फ उस बड़ी मशीन के मुख्य इंजन से ही नहीं बचाया जा रहा है, हाँ। बल्कि उस मशीन के हर एक छोटे पुर्जे को भी उसी जवाबदेही के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एग्जैक्टली। देखिए, इस विस्तृत परिभाषा के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि सरकार भविष्य में कई तरह के रूप ले सकती है। इसलिए अनुच्छेद 12 में सिर्फ केंद्रीय राज्य सरकारें शामिल नहीं है, इसमें हर वो स्थानीय निकाय शामिल है जिसके पास कोई भी अथॉरिटी है, जैसे आपकी ग्राम पंचायत हो गई या नगर पालिका। अच्छा। और बात यही खत्म नहीं होती। विभिन्न न्यायिक फैसलों ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है
कि एनटीपीसी, ओएनजीसी और यहाँ तक के एलआईसी जैसी संस्थाएं भी राज्य ही मानी जाती हैं। अरे वाह, मतलब एलआईसी भी स्टेट है। बिल्कुल। किसी सरकारी अस्पताल की ओपीडी में बैठा एक डॉक्टर भी इसी परिभाषा के तहत राज्य का ही विस्तार है। तो इसका व्यवहारिक अर्थ तो ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एलआईसी में काम करता है और उसके साथ वहां कोई भेदभाव होता है, हाँ, तो अदालत में एलआईसी ये दलील नहीं दे सकती कि भाई हम तो महज एक इंश्योरेंस कंपनी है। कानूनी रूप से वो कर्मचारी सीधे राज्य के खिलाफ अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहा होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इस तरह के विस्तृत दायरे का सीधा फायदा ये है कि नागरिक हर स्तर पर सुरक्षित रहते हैं। राइट। सरकार ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उसने अपने अधिकार किसी प्राइवेट या अर्ध सरकारी एजेंसी को सौंप दिए हैं, इसलिए अब वो जवाबदेह नहीं है। सत्ता चाहे जिस छद्म रूप में आए, मौलिक अधिकार उसे पहचान लेते हैं। बिल्कुल। अब इस पहचान के बाद बारी आती है उस फिल्टर की जो इन अधिकारों को बचाता है। आप अनुच्छेद 13 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अनुच्छेद 13, जिसे हम न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का सबसे धारदार हथियार मानते हैं। ये अनुच्छेद सीधे तौर पर उन सभी कानूनों को शून्य या अमान्य घोषित कर देता है जो मौलिक अधिकारों से टकराते हैं। लेकिन अगर हम भारत के औपनिवेशिक इतिहास को देखें तो उस संदर्भ में अनुच्छेद 13 की भूमिका और भी अहम हो जाती है ना? बहुत अहम हो जाती है। देखिए, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब रातों रात कोई नया देश तो बन नहीं गया था। हाँ, समाज तो वही था। बिल्कुल। समाज में अंग्रेजों के बनाए कई पुराने कानून, जैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वो पहले से ही काम कर रहे थे। राइट। तो अनुच्छेद 13 ने वहां एक छलनी का काम किया, एक फिल्टर का। ओके। इसने ये तय किया कि चाहे कोई कानून 26 जनवरी 1950 से पहले का हो या फिर संसद भविष्य में कोई नया कानून बनाए, अगर वो मौलिक अधिकारों के ढांचे में फिट नहीं बैठता तो वो कानून उस हद तक अमान्य हो जाएगा। लेकिन कानूनी दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ पेंच होते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाते हैं, क्या वे अनुच्छेद 13 के इस कानून की आम परिभाषा में आते हैं? ये विधि के छात्रों के लिए दशकों पुरानी एक क्लासिक डिबेट है। मुझे लगा ही था। शुरू में ये माना गया कि अनुच्छेद 13 में दिए गए कानून शब्द में सामान्य अध्यादेश, आदेश और नियम तो आते हैं, लेकिन संविधान संशोधन इसके दायरे से बाहर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि संसद संशोधन करके किसी के भी मौलिक अधिकार छीन सकती थी। बिल्कुल, और ऐसा होने भी लगा था। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया। ओ, वो मशहूर केस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वहां मूल ढांचा या कहें तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत पेश किया और उसने सब बदल दिया पूरी तरह से। इस सिद्धांत ने ये स्थापित कर दिया कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के उस मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती जिसमें हमारे मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। राज्य की परिभाषा और कानून की सीमाओं को समझने के बाद मुझे लगता है अब हमें समानता के अधिकार पर चर्चा करनी चाहिए, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 14 में दो अलग-अलग सिद्धांतों का जिक्र है। पहला कानून के समक्ष समानता और दूसरा कानूनों का समान संरक्षण। ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मुझे पता है कि इनके भीतर बहुत गहरा दार्शनिक और कानूनी अंतर छिपा है। सही कहा आपने, और इस अंतर को समझना कानून की दुनिया में एक तरह का बौद्धिक जागरण है। तो थोड़ा समझाइए ना इसे। देखिए, कानून के समक्ष समानता का जो विचार है वो ब्रिटिश प्रणाली से आया है। इसका मूल भाव ये है कि कानून अंधा है, जैसे न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी। एग्जैक्टली। अदालत ये नहीं देखती कि कटघरे में खड़ा व्यक्ति कितना अमीर है, कितना गरीब है, किस जाति या किस धर्म का है। ओके, मान संरक्षण जो अमेरिकी प्रणाली से प्रेरित है, वो क्या कहता है? वो थोड़ा अलग है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी में ढालूं, तो क्या ये कहना सही होगा कि ब्रिटिश नजरिया एक दौड़ की तरह है जहां सभी प्रतिभागियों को एक ही शुरुआती लाइन से दौड़ना है, भले ही किसी प्रतिभागी के पैर में गहरी चोट क्यों ना हो? बहुत खूब, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अमेरिकी नजरिया या जो समान संरक्षण है, वो ये कहता है कि अगर किसी के पैर में चोट है तो उसे थोड़ा आगे से दौड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि मुकाबला सच में बराबरी का हो सके। ये एनालॉजी इस अवधारणा के सार को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। समान संरक्षण वास्तव में एक सकारात्मक अवधारणा है।
ये मानती है कि असमान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ एकदम समान व्यवहार करना खुद में एक बहुत बड़ा न्याय है। सही बात है। समाज में जो लोग सदियों से हाशिए पर रहे हैं, उन पर वही नियम लागू नहीं किए जा सकते जो सुविधा संपन्न लोगों पर होते हैं। कानून को हालात के हिसाब से थोड़ा लचीला होना पड़ता है, ताकि समाज के हर वर्ग को एक समान स्तर पर लाया जा सके। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसी अमेरिकी दृष्टिकोण के दर्शन से भारत में आरक्षण और विशेष प्रावधानों की नींव मजबूत होती है। एकदम सही। अनुच्छेद 15 और 16 जो भेदभाव को रोकते हैं और रोजगार में समान अवसर देते हैं, वे कोई रुकी हुई नदी नहीं है। समय के साथ समाज की जरूरतों को देखते हुए इनमें भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, कई अहम संशोधन हुए हैं। उदाहरण के लिए 2005 में जो 93वां संविधान संशोधन हुआ, उसने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। और हाल ही के वर्षों में अगर हम देखें तो 2019 का जो 103वां संविधान संशोधन है, वो भी इसी विकास का हिस्सा है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कोटा आया था। हाँ, इस संशोधन ने शिक्षा और रोजगार में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% कोटे का नया प्रावधान जोड़ा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि समानता की जो कानूनी परिभाषा है, वो समय और समाज की बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के साथ खुद को ढाल रही है। बिल्कुल ढाल रही है, लेकिन सच्ची समानता तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक समाज की गहरी ऐतिहासिक जड़ों में बैठी बुराइयों को ना उखाड़ा जाए। आप छुआछूत की बात कर रहे हैं? हाँ, अनुच्छेद 17 इसी दिशा में काम करता है और अस्पृश्यता या छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है। और इसे सिर्फ कागजों तक सीमित ना रखते हुए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जैसे सख्त कानून भी बनाए हैं, ताकि इसका कड़ाई से पालन हो सके। सही कहा। और इसके साथ ही अनुच्छेद 18 का महत्व भी कम नहीं है, जो उपाधियों का अंत करता है। ब्रिटिश राज के दौरान जो बांटी जाती थी, हाँ, वो राय बहादुर या सर जैसी पदवियां, वो समाज में एक कृत्रिम ऊंच नीच पैदा करती थीं। आजाद भारत में ऐसी किसी भी वंशानुगत या राजशाही उपाधि के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई। अच्छा, इन उपाधियों के अंत को लेकर ना अक्सर एक आम उलझन सामने आती है। कैसी उलझन? मतलब जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री, कई लोग इन्हें भी उपाधि मान लेते हैं। ये एक बहुत ही तार्किक उलझन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुलझाया है। क्या कहा कोर्ट ने? अदालत के अनुसार ये जो सम्मान है, ये उपाधियां या टाइटल्स नहीं हैं, बल्कि ये अलंकरण हैं, यानी अवार्ड्स हैं। ओके, तो दोनों में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। अनुच्छेद 18 सिर्फ उन उपाधियों पर रोक लगाता है जो बिना किसी योग्यता के महज वंश या चाटुकारिता के आधार पर मिलती थी, जबकि राष्ट्रीय सम्मान तो व्यक्ति की असाधारण सेवा या प्रतिभा को मान्यता देते हैं। बिल्कुल। हालांकि इसमें एक शर्त जरूर है। वो क्या? कि कोई भी व्यक्ति इन सम्मानों को अपने नाम के आगे या पीछे किसी पदवी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब आप अपने विजिटिंग कार्ड पर भारत रत्न फला फला नहीं लिखवा सकते। एग्जैक्टली। समानता के इस मजबूत आधार के बाद मुझे लगता है अब हमें चर्चा का रुख आजादी के बदलते मायनों की तरफ मोड़ना चाहिए, और खासकर अनुच्छेद 21 के उस जादुई छाते की तरफ जिसने भारत में जीवन के अर्थ को ही बदल दिया है। वो तो हमारे संविधान का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। उससे पहले अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रताओं का एक पूरा ढांचा है। अनुच्छेद 19 अपने आप में 6 तरह की महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, संगठन बनाने, पूरे देश में आबाद रूप से घूमने, कहीं भी बसने और व्यापार करने की आज़ादी। और समय के साथ इन स्वतंत्रताओं के मायने बहुत विस्तृत हुए हैं। कैसे? देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब सिर्फ चौराहे पर भाषण देने या अखबार में लेख लिखने तक सीमित नहीं रह गई है। हाँ, आज के डिजिटल युग में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भी तो इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। इसके अलावा ना मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें चुप रहने का अधिकार या राइट टू रिमेन साइलेंट भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल शामिल है। ये अधिकार तो शायद हर उस इंसान का पसंदीदा होगा जो आज के दौर में पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप्स के शोर से बचना चाहता है। ये बहुत ही मजेदार और सटीक उदाहरण है। मतलब अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता तो ये खामोशी भी उसका मौलिक अधिकार है। एकदम सही। और इन स्वतंत्रताओं के इतिहास में एक और बड़ा मोड़ तब आया था जब संपत्ति के अधिकार को इस सूची से बाहर कर दिया गया। अच्छा,
वो पहले मौलिक अधिकार था? हाँ, मूल संविधान में ये अनुच्छेद 19(1) F और 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। तो इसे हटाया क्यों गया? क्योंकि सरकार को भूमि सुधार लागू करने और विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण करने में भारी कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। समझ गई। इसलिए 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत महज एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छा, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो जब एक आम नागरिक किसी बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसता है या उस पे कोई आपराधिक आरोप लगता है, तब उसे राज्य की ताकत से कौन बचाता है? यहीं पर आपका अनुच्छेद 20 मैदान में आता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये बहुत ही मजबूत संरक्षण प्रदान करता है। इसके क्या मुख्य नियम हैं? अनुच्छेद 20 के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला है पूर्वव्यापी कानूनों से संरक्षण। मतलब? एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज। हाँ, इसका मतलब है कि अगर किसी ने आज कोई ऐसा काम किया है जो आज की तारीख में अपराध नहीं है, तो सरकार कल कोई नया कानून बनाकर उसे उस काम के लिए सजा नहीं दे सकती जो उसने कल किया था। ये तो बहुत तार्किक है। दूसरा है डबल जेपार्डी, यानी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा है आत्मदोष या सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध संरक्षण। मुझे लगता है ये आत्मदोष वाला जो हिस्सा है ना, वो आपराधिक न्याय प्रणाली का एक बहुत ही आकर्षक पहलू है। वो कैसे? अक्सर हमने फिल्मों या टीवी शोज में देखा है कि पुलिस किसी आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर करवा रही है और उससे सच उगलवा रही है। हाँ, फिल्मों में तो ये बहुत आम है। लेकिन वास्तविक कानूनी दुनिया में किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उस पर ये टेस्ट जबरदस्ती नहीं किए जा सकते, है ना? हाँ। ऐसा करना सीधे तौर पर आत्मदोष माना जाता है। मतलब राज्य आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस नियम के पीछे का तर्क ये है कि किसी इंसान के दिमाग और उसके विचारों पर सिर्फ उसका अपना अधिकार है। राज्य किसी रासायनिक या तकनीकी तरीके से उसके दिमाग में घुसपैठ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, जांच के लिए पुलिस अक्सर डीएनए टेस्ट करवाती है या फिंगरप्रिंट लेती है, क्या वो आत्मदोष नहीं है? नहीं, यही तो बारीक कानूनी अंतर है। किसी आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाना, फिंगरप्रिंट लेना या खून का नमूना लेना आत्मदोष की श्रेणी में नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि जांच एजेंसियां बिना सहमति के भी भौतिक साक्ष्य ले सकती हैं। शरीर से सबूत जुटाना मान्य है, लेकिन विचारों को जबरन उगलवाना असंवैधानिक है। बहुत ही दिलचस्प अंतर है ये। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब अधिकारों की यह पूरी बहस अनुच्छेद 21 पर पहुंचती है, तो मुझे लगता है ये अपने चरम पर होती है। अनुच्छेद 21 तो पूरे भाग 3 की जान है। हालांकि अनुच्छेद 21 की भाषा बहुत ही सरल है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। पढ़ने में ये बहुत सीधा लगता है। हाँ, लेकिन 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले ने इस एक वाक्य के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। मेनका गांधी मामला सच में भारतीय न्यायिक इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने अधिकारों की पूरी दिशा बदल दी। क्या हुआ था उस केस में? सरकार ने बिना कोई ठोस कारण बताए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। ओके। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सिर्फ विदेश जाने के अधिकार पर बात नहीं की। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, उसका मतलब सिर्फ एक जैविक प्राणी की तरह सांस लेना या शारीरिक रूप से जिंदा रहना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है गरिमापूर्ण जीवन या डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ, राइट। और ये फैसला इतना बड़ा था कि इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लगभग अमेरिकी उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। मतलब कानून सिर्फ मौजूद नहीं होना चाहिए, उसे न्यायसंगत और उचित भी होना चाहिए। बिल्कुल। और इस गरिमापूर्ण जीवन की परिभाषा के बाद तो अनुच्छेद 21 एक ऐसा जादुई छाता बन गया जिसके नीचे अनगिनत अधिकार समाते चले गए। हाँ, न्यायपालिका ने इसकी बहुत व्यापक व्याख्या की है। जैसे रामलीला मैदान मामले के बाद शांति से सोने का अधिकार भी इसका हिस्सा बन गया, क्योंकि भाई नींद के बिना गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है। सही बात है। इसी तरह स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और पुट्टास्वामी मामले के बाद निजता या प्राइवेसी का अधिकार भी इसी छाते के नीचे आ गया। और बात सिर्फ जीवन तक सीमित नहीं रही। हाँ, यहाँ तक कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, जिसे पैसिव यूथेनेजिया कहा जाता है, वो भी इस अनुच्छेद का विस्तार बन चुका है।
और आपको पता है, इसी गरिमापूर्ण जीवन को आधार देने के लिए शिक्षा का होना सबसे जरूरी माना गया। इसीलिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। एग्जैक्टली 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को एक पूर्ण मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम था। अब अगर आगे बढ़ें तो जीवन के इस अधिकार के तुरंत बाद अनुच्छेद 22 की व्यवस्था है, जो मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। इसमें नियम है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में भी इसमें एक बहुत ही सख्त अपवाद मौजूद है, निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये एक बहुत ही विवादित विषय रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में ले लेना। हाँ, और ये अक्सर हमें औपनिवेशिक काल के उन क्रूर कानूनों की याद दिलाता है। तो इसे संविधान में क्यों रखा गया? क्योंकि संविधान निर्माताओं को लगा कि राष्ट्र की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कड़वी दवा कभी-कभी जरूरी हो सकती है। ओके। इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर 24 घंटे वाला सामान्य नियम लागू नहीं होता। ये तो काफी खतरनाक हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उनके लिए भी एक सलाहकार बोर्ड की समीक्षा जैसी कुछ प्रक्रियाएं तय की गई हैं ताकि अधिकारों का हनन न हो। अधिकारों के इस सफर में आगे बढ़ते हुए अब शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का ढांचा सामने आता है। अनुच्छेद 23 और 24। हाँ, अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और बलात् श्रम यानी बिना पैसे दिए जबरन मजदूरी कराने पर सख्त रोक लगाता है। ये इंसानी गरिमा की रक्षा का एकदम सीधा उपाय है। लेकिन इस अनुच्छेद में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद छिपा है जो विधि के छात्रों को जरूर पता होना चाहिए। कौन सा अपवाद? अनुच्छेद 23(2) ये प्रावधान करता है कि अगर राष्ट्र पर कोई भारी संकट आता है या देश को जरूरत होती है तो राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नागरिकों पर अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। जैसे अनिवार्य सैन्य सेवा। बिल्कुल, सेना में अनिवार्य भर्ती इसका एक उदाहरण हो सकती है, और कानून की नजर में इसे शोषण या बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट था। इसी तरह अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। हाँ, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक काम में लगना पूरी तरह गैरकानूनी है। लेकिन व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए कुछ अपवाद यहाँ भी मौजूद हैं। जैसे स्कूल के बाद कुछ घंटों के लिए बच्चे अपने पारिवारिक व्यवसायों में मदद कर सकते हैं। ओहो, राइट। या फिर बाल कलाकार जो फिल्मों और विज्ञापनों में काम करते हैं, वो एक सुरक्षित वातावरण के भीतर काम कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों का विकास ना रुके। समझ गए। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दी गई है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देता है। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने का आधार है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर धर्म के प्रचार की आजादी है तो क्या इस आजादी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने को भी मौलिक अधिकार माना जा सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और आपको बता दूं कि अदालतों में इस पर लंबी बहसें हुई हैं। तो न्यायपालिका का क्या रुख है इस पर? न्यायपालिका ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि प्रचार करने का अर्थ सिर्फ अपने धर्म के सिद्धांतों और उसकी अच्छाइयों को दूसरों तक पहुंचाना है। इसमें किसी व्यक्ति को धोखे, लालच या दबाव में डालकर धर्मांतरित कराने का अधिकार कतई शामिल नहीं है। राइट, मतलब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। धर्म चुनने की आजादी हर व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा का विषय है, और इसके साथ ही ये जो पूरी धार्मिक आजादी है ना, ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। मतलब राज्य समाज की भलाई के लिए इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। एकदम सही। इसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। भारत जैसी विविधताओं वाले देश में ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर, वो अपनी विशिष्ट संस्कृति और लिपि को बचाए रख सकता है। और इसके लिए उन्हें अपने खुद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का भी पूरा अधिकार दिया गया है। अब देखिए,
इन सारे अधिकारों की इतनी लंबी चर्चा के बाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है क्या? कि अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन अगर कोई शक्तिशाली सरकार इन्हें मानने से ही इनकार कर दे तो क्या होगा? बिना किसी प्रवर्तन तंत्र या लागू करने की व्यवस्था के ये सारे अधिकार तो सिर्फ एक सुंदर किताब में लिखे गए कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे ना? और यहीं पर इस पूरी कानूनी मशीनरी का सबसे अहम हिस्सा, जिसे हम इसका हृदय कहते हैं, वो काम करना शुरू करता है। अनुच्छेद 32। बिल्कुल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बिना किसी झिझक के इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हार्ट एंड सोल। हाँ, अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार। और इस अधिकार को अमल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत उनके पास विशेष शक्तियां हैं। वे अधिकारों की रक्षा के लिए रिट्स या रिट जारी करते हैं, जो कि एक तरह का विशेष कानूनी आदेश होता है। इन 5 प्रकार की रिटों को समझने के लिए ना एक डॉक्टर के पर्चे की एनालॉजी बहुत सटीक बैठती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब हर कानूनी बीमारी यानी अधिकार हनन के हर अलग तरीके के लिए अदालत के पास एक अलग दवा है। मान लीजिए किसी नागरिक को पुलिस ने बिना किसी वैध कारण के गायब कर दिया है या अवैध रूप से बंदी बना लिया है, तो परिवार सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसे में अदालत पहली दवा लिखती है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ ही है सशरीर उपस्थित करना। अदालत सीधा आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत जज के सामने पेश किया जाए ताकि गिरफ्तारी की वैधता की जांच हो सके। दूसरी दवा है परमादेश या मैंडेमस, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये कब काम आती है? जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने सार्वजनिक कर्तव्य को निभाने से साफ इनकार कर दे और नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो अदालत ये रिट जारी करके उस अधिकारी को उसका काम करने के लिए मजबूर करती है। ये तो बहुत पावरफुल है। और तीसरी और चौथी रिटें प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण यानी सर्ट्योरारी, ये आमतौर पर न्यायपालिका के भीतर ही काम करती हैं। मतलब ऊपरी अदालतें निचली अदालतों को जारी करती हैं। हाँ, प्रतिषेध तब काम आती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो। अदालत को बीच में ही रोकने के लिए ये रिट जारी होती है। और उत्प्रेषण? वहीं उत्प्रेषण का इस्तेमाल तब होता है जब फैसला आ चुका हो या मामले को निचली अदालत से हटाकर सीधे ऊपरी अदालत में ट्रांसफर करना हो। समझ गए। और 5वीं रिट है अधिकार पृच्छा या को वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी। राइट। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी बड़े सरकारी पद पर काबिज हो जाए तो अदालत सीधे उससे पूछ सकती है कि वह किस अथॉरिटी से इस कुर्सी पर बैठा है। और इस रिट की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? क्या? आमतौर पर अदालतों में सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही गुहार लगा सकता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी रिट है जिसे कोई भी आम नागरिक सार्वजनिक हित में दायर कर सकता है। अरे वाह, ये तो नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन के सामने कुछ अधिकार सीमित भी किए जा सकते हैं। आप अनुच्छेद 33, 34 और 35 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना कर्तव्य निभा सकें। इसी तरह जब देश के किसी हिस्से में सैन्य शासन या मार्शल लॉ लागू होता है, तब भी सामान्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये स्वतंत्रता और राष्ट्र की अखंडता के बीच एक बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी संतुलन है। तो इस पूरी कानूनी यात्रा का सार यही है कि मौलिक अधिकार कोई स्थिर पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक जीवित, सांस लेता हुआ ढांचा है। एकदम सही। ये व्यक्तिगत आज़ादी और राष्ट्र की व्यापक हित के बीच लगातार एक बेहतरीन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। समय के साथ ये अधिकार विकसित हो रहे हैं, जैसे आज निजता और डेटा प्रोटेक्शन इसी का हिस्सा बन चुके हैं। और इसी विकास को देखते हुए एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल उभरता है। कैसा सवाल? देखिए, आज के डिजिटल युग में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जटिल एल्गोरिदम इंसानी जीवन के सबसे बड़े फैसले ले रहे हैं कि किसे नौकरी मिलेगी, किसे लोन मिलेगा, कौन सा डेटा कैसे और कहां इस्तेमाल होगा, ये सब एक ब्लैक बॉक्स में हो रहा है। हाँ, तकनीक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में क्या भविष्य में विधि के छात्रों और नीति निर्माताओं को एक नए अधिकार की वकालत करने की जरूरत महसूस होगी? क्या एल्गोरिदम से शासित न होने का मौलिक अधिकार
हमारे संविधान का अगला बड़ा अध्याय बनेगा? बाप रे, ये तो सच में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और कानूनी सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। समाज और तकनीक जिस गति से बदल रहे हैं, शायद भविष्य में जब अधिकारों का वो संवैधानिक एक्सरे देखा जाएगा तो उसमें कुछ नई लकीरें, कुछ नई मशीनरी और कुछ ऐसे नए अधिकार उभर कर सामने आएंगे जो आज की कल्पना से भी परे हैं। अधिकारों की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सही कहा, ये हमेशा जारी रहती है। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए और इसे इतना आसान बनाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। और हमारे सुनने वालों को भी शुक्रिया। सोचने के लिए बहुत कुछ है आज, तो सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं अगले